वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जिस प्रकार आपको पता है हम लोग पर्यावरण एवं परिस्थिति को सब्जेक्ट को लेकर चल रहे थे, उसमें हम लोग अभी तक 9 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से टारगेट करेंगे IUCN और जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं और रामसर सम्मेलन में। ठीक है, तो हम इनको सबको क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है IUCN। तो IUCN बेसिकली क्या है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका कार्य प्रकृति की अखंडता, विविधता, संरक्षण के लिए दुनिया भर के समाजों प्रोत्साहित एवं करते हुए उनकी सहायता करना, प्राकृतिक संसाधनों के न्याय संगत व पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित करना। ठीक है, और IUCN एक रेड डाटा बुक को प्रदर्शित करता है जिसमें जो हमारे पृथ्वी है पूरे इस पे जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, चाहे वो बहुत अति संकटग्रस्त हों या सामान्य संकटग्रस्त हों, उनकी लिस्ट प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो किसी जाति या प्रजाति को संकटग्रस्त तब कब माना जाता है जब उसे पिछले 50 वर्षों से, ठीक है, अपने प्राकृतिक आवास में, ये वर्ष याद रखें, 50 वर्षों से अपने प्राकृतिक आवास में ना देखा गया हो तो उसे संकटग्रस्त की सूची में माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये रेड डाटा बुक प्रदर्शित करता है और प्रकृति के संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान देता है। ठीक है, तो ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन के सीरियल पे मत जाइएगा, ये सीरियल अलग अलग है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चूज किया गया है। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको मैंने अलग कर दिया। ठीक है, तो रेड डाटा बुक में कौन सी सूचना है, तो यहाँ पे आपको मैंने क्लियर बता दिया है, लुप्त प्राय पौधों व पशुओं की। ठीक है, इस चीज़ को आप बिल्कुल क्लियर याद रखेंगे, आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट किससे संबंधित है? जस्ट मैंने आपको बताया IUCN से। ठीक है, IUCN, ठीक है, IUCN से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण क्षण, इसके फुल फॉर्म IUCN की द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में निम्नलिखित सूची या सूचियां शामिल की जाती है। ठीक है, आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए, आपको चेक करना है इनके क्या क्या शामिल की जाती है IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक में। जैव विविधता के प्रखर स्थल, हॉटस्पॉट, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जाति की सूची, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की जाति की सूची, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है, विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी ही केवल ठीक होगा, केवल 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों एवं संवर्ग के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ये भारत के संदर्भ में बात की जा रही है। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको डिटेल देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले 2012 में, ठीक है, 12 में 15 जातियों को भारत की जो संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसमें जैसे सोनचरिया का नाम सुना होगा, जिसे भारतीय महान सारंग या ग्रेट इंडिया बस्टर्ड कहा जाता है, साइबेरियन सारस, ठीक है, सलेटी टिटहरी जिसे बोला जाता है, कस्तूरी मृग, इन सबको रेड डाटा बुक में शामिल किया गया। ठीक है, और लाल पांडा भी आपने नाम सुना होगा, इनको 2012 में शामिल किया, ये आपको याद रखना है। फिर आता है वर्ष 2016। ठीक है, ये 3 वर्ष आपको याद रखने हैं। वर्ष 2016 में एक जो हमारी संकटग्रस्त प्रजाति को शामिल किया गया वो है इरावदी डॉल्फिन। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप, इरावदी डॉल्फिन। ठीक है, क्वेश्चन हम करेंगे लेकिन मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा था, इरावदी डॉल्फिन। और उसको 2017 में जो किसको शामिल किया गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इरावदी डॉल्फिन को शामिल किया गया 2017 में। 2016 में जिसको शामिल किया गया था वो थी आपकी नारंगी मीन पंख वाली। ठीक है, ये एक मछली थी, महासीर मछली इसको बोला जाता है, महासीर मछली। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको गलत बता गया, सॉरी। तो 2016 में महासीर मछली को शामिल किया गया था और 2017 में इरावदी डॉल्फिन को। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अब देखा है कौन सा प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग में आता है, तो इसका ऑप्शन देखिए, जैसे महान भारतीय सारंग जिसे ग्रेट इंडिया बस्टर्ड कहा जाता है, कस्तूरी मृग जो उत्तराखंड में पाया जाता है, लाल पांडा और एशियाई वन गधा, ठीक है, जो हमारे कच्छ के रण में पाया जाता है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। UPSC का प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? ठीक है, तो इसमें सबसे कौन सा आएगा? इनमें जो अभी मैंने आपको बताया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वही संकटापन्न स्थिति में आएगा। अच्छा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन के बारे में, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई, उसे बोला जाता है 50 वर्ष से। ठीक है, इसका उत्तर 50 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करने, वन्य प्राणी और प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है,
तो ये भी यूपीएससी 2019 का प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। कहाँ पे पाए जाते हैं, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो नीले मीन पक्ष वाली जो महासिर मछली है ये कहाँ पे पाई जाती है, तो इसमें क्या करना है, कौन से युग्म सही सुमेलित है, इनको हमें सुमेलित करना है, ठीक है। कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, तो नीले मीन पक्ष वाली महासिर ये कावेरी नदी में पाई जाती है, ये बिल्कुल ठीक है, ओके। और जो इरावदी डॉल्फिन है, इरावदी डॉल्फिन चंबल नदी के तट पर नहीं पाई जाती। बेसिकली इरावदी डॉल्फिन जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उनमें पाई जाती है, जैसे उन्हीं के तटों पर, जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा, कावेरी बंगाली खाड़ी नदी में गिरती हैं तो वहाँ पाई जाती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा मोरचाप चित्तीदार बिल्ली, ठीक है, तो ये पूर्वी घाट में, ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रश्न आ रहे हैं ये हमारे जो संकटापन्न जातियां हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो आपने पहले अगर मैं आज से करीब 15-20 साल पहले की बात करूं तो हमारे जब हम आसमान के ऊपर देखते थे बचपन में तो चारों ओर गिद्ध बहुत मात्रा में हमें दिखाई देते थे, ऊपर तक हाइट तक दिखाई देते थे। पर वर्तमान में आपको गिद्ध बहुत कम दिखाई देते हैं। गिद्ध क्या है कि मरे हुए जानवरों को एक तरीके से कि पूरा उनको खाने का काम करते थे और जिससे हमारे पर्यावरण संरक्षण का भी कार्य करते थे। लेकिन कुछ समय से आपको गिद्ध नहीं दिखाए जाते हैं। तो गिद्धों की समष्टि का जो ह्रास, मतलब जो उनका यहाँ से समाप्ति हुई है या समझ लीजिए कि संकट की स्थिति में पहुँच गया है, तो वो उसके लिए कौन उत्तरदायी है। तो एक दवा है डिक्लोफेनिक, जो आज आमतौर पे जब हम लोग पेन किलर लेते हैं, पैरासीटामोल के साथ डिक्लोफेनिक ले लेते हैं अपनी बॉडी में पेन के लिए, तो वो सब चीज़ें होता है। जानवरों को भी डिक्लोफेनिक दी जाती है। तो इन सब के कारण जो मरे हुए जानवरों को जो जिनको डिक्लोफेनिक दी गई है उनको खाने से ये गिद्धों की मृत्यु हुई है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का प्रमुख कारण है, तो मैं जैसा आपको बताया है डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक प्रयोग, ठीक है। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही, ठीक है, ये 1998 का प्रश्न है और बड़ा अच्छा प्रश्न है। जैसे आपने ये डोडो का नाम सुना होगा, 100% सुना होगा, इसलिए मैंने प्रश्न रखा है इस क्वेश्चन में, सेट में। तो मॉरिशस में एक क्या है कि एक प्रजाति थी जिसे बोला जाता था टम्बला कोक, ठीक है, जो डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और डोडो पक्षी विलुप्त होने के कारण प्रजनन करने में सफल रहा, जिसकी वजह से यह लगभग बिल्कुल विलुप्त हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा डोडो, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुक फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स याद रखिएगा, ये बहुत टिपिकल लैंग्वेज है। फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में क्या है, तो इसे चमगादड़ को ही फ्लाइंग फॉक्स बोला जाता है, ठीक है। ड्यूगोंग या डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, क्या है, ठीक है। तो डुगोंग क्या है, तो एक प्रकार की मैमल होता है, स्तनधारी जीव होता है डुगोंग, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कुछ कुछ मैं आपको बता सकता हूँ, समुद्री घोड़ा देखा होगा ना, समुद्री घोड़ा, ठीक है, उसी उसी शकल का ही थोड़ा थोड़ा ये होता है, ठीक है, समुद्र पायल जीव है। और अभी करंट का अगर इससे आप रिलेट करना चाहें, ये 2023 का ही करंट का प्रश्न है। डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो बनाया गया है, डुगोंग संरक्षण रिजर्व, अभी कुछ ही हाल ही में, ये 2 महीने पहले की मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ। डुगोंग संरक्षण रिजर्व को बनाया गया अभी कौन से सरकार के द्वारा, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, ठीक है, जो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, ओके। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डुगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो इसके बारे में हम प्रश्नों को देखते हैं कौन सा सही है, ठीक है। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, बिल्कुल ठीक है, ओके। अगला क्या है, यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है, नहीं, ये पूरे समुद्र तट साथ नहीं पाया जाता, ये बेसिकली जो कोरोमंडल तट है उसी के आसपास ही पाया जाता है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन 1 और 3 हमारे सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं। बलुई और लवणी क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में, यह पशु निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है, ठीक है। बलुई और लवणी क्षेत्र, अगर आप इसी पॉइंट को भी पकड़ लेंगे ना तो आपका दिमाग सीधा चला जाएगा गुजरात वाले क्षेत्र में, और वहां पर कौन सा है, भारतीय वन्य गधा, जो अभी लुप्त के कगार पर है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। काली गर्दन वाला सारस, कृष्ण गिव सारस, चीता, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ, ठीक है। तो इनमें से कौन सा भारत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इनमें से देखिए काली गर्दन वाला सारस बिल्कुल पाया जाता है, उड़न गिलहरी पाया जाती है, हिम तेंदुआ, लेकिन चीता प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। अभी जस्ट अगर आप देखेंगे चीते के लिए हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के से भी चीते लाए गए हैं, ठीक है। तो ये अभी क्या है कि चीता प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, तो ये हो जाएगा 1, 3, 4, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगले प्रश्न आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। देखिए, रेड पांडा प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। कौन से इलाके की बात कर रहा हूँ मैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश राज्यों में। ठीक है, तो पश्चिम हिमालय की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ओके, अगला है, भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। स्लो लोरिस का एक जानवर है जो मुख्यतः असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इन राज्यों में पाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही जाएगा, तो ऑप्शन बी केवल ठीक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसको देखना में उत्तराखंड पीसीएस 2012 में भी आया हुआ है। इस प्रश्न में देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था और उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने इस प्रश्न को जो अपना मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। उसका कारण ये था कि जो मरूस्थलीय बिल्ली है ये भी आयुसीएन में शामिल नहीं है, और इसकी जगह जो चीनी बिल्ली है वो शामिल की गई थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी सुमेलित नहीं है। हुलाक गिब्बन ये भी आपके आयुसीएन में शामिल नहीं है। ठीक है, और एशियाई जंगली कुत्ते ये भी शामिल नहीं है। तो ये तीनों के तीनों सुमेलित नहीं है, तो इस प्रकार इसका एक आंसर निकालना सही नहीं होगा। बाकी ये सम्मिलित है, सुनहरे लंगूर। ठीक है, तो इसलिए मैं उत्तर में स्टार लगा हुआ है। अगला देखते हैं, अब हम रामसर सम्मेलन की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रकृति में जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड जिनको बोला जाता था, उनके संरक्षण के लिए 1972 में ईरान में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर एक स्थान का नाम रामसर, जिसको रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में जो अगर भारत की बात करें तो रामसर सम्मेलन के स्थलों की संख्या या आर्द्र भूमि की संख्या नवंबर 2022 तक अगर बात करूँ तो 2471 है। ठीक है, तो और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। सर्वाधिक आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल आता है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, और उड़ीसा दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आर्द्र भूमि के बारे में। ठीक है, पहला प्रश्न है वेटलैंड दिवस, पहला प्रश्न ये है, रामसर सम्मेलन संरक्षण किससे संबंधित था? ये हो जाएगा नम भूमि या आर्द्र भूमि संबंधित हो जाएगा। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो आपको इनको देखना, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इनमें से कौन कौन से क्षेत्र को रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो चिल्का झील बिल्कुल ठीक है, लोकटक झील जो मणिपुर में बिल्कुल ठीक है, केवलादेव राजस्थान में बिल्कुल ठीक है, वुलर झील, इन सभी को आर्द्र क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है। तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? ठीक है, तो कौन सा स्थित हो जाएगा? तो इनमें जो हो जाएगा पॉइंट कैलिमियर वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य, ये राज्य में स्थित हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगले देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? तो कौन सा है इनमें से ऑप्शन? तो इन दोनों में 2 आपको दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा सुंदरबन और भोज आर्द्र स्थल। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपके शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन निकालना गलत सही नहीं होगा, तो सी और डी दोनों शामिल हैं। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको लिया गया है। 15 नंबर, भारत के आर्द्र भूमियों के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। ये बिल्कुल सही है, गुजरात में जो कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ज़्यादा गुजरात में अधिक अंकित है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। तो आज के सेशन में हम लोगों ने आयुसीएन और संकटापन्न प्रजातियां और रामसर सम्मेलन संबंधित प्रश्नों को पढ़ा भी है और समझा ही है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।